हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू HM लर्निंग्स। इस वीडियो में हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल और 2 वीडियोस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट पे बना चुकी हूँ। आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। ये जो पूरी सीरीज है ये 2 लैंग्वेजेस में आपके लिए अवेलेबल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में। तो अगर आपने HM लर्निंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कंडक्टिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में जानेंगे और कंडक्टिंग सिस्टम का क्या रोल है हार्ट में, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कंडक्टिंग सिस्टम, द नेम इटसेल्फ सेज कि कुछ कंडक्ट हो रहा है। देयर इज समथिंग विच इज बीइंग कंडक्टेड। एक जगह से दूसरी जगह उस चीज को कंडक्ट किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। तो ये कंडक्ट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बेसिकली चेंज है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज किस वजह से हो रहा है? आयंस की वजह से हो रहा है। जब आयंस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी चेंज होती है मेम्ब्रेन पर। तो जो इलेक्ट्रिकल चेंज है उसको कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे लेके जा रहा है। अब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस की या इलेक्ट्रिकल चेंज की क्यों जरूरत है? बिकॉज आपको पता है कि हार्ट किसका बना हुआ है? कार्डिक मसल का बना हुआ है, और मसल है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हमें कार्डिक मसल को कॉन्ट्रैक्ट ही कराना है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए उसे सिग्नल देना पड़ेगा। और वो सिग्नल क्या होगा? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस सिग्नल होगा। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो मसल है उसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या करेगा? चेंज करेगा। और जब वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगी तो मसल को सिग्नल मिलेगा कि मुझे रिस्पॉन्स करना है। और वो रिस्पॉन्स क्या होगा? मसल का मैकेनिकल रिस्पॉन्स होगा। दैट मीन्स मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग सिस्टम का रोल ये है कि वो इम्पल्स को जनरेट करता है और उस इम्पल्स को हार्ट के सारे पार्ट्स तक लेके जाता है, क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स में मसल है और सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, एट्रियम को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो पूरे हार्ट में इम्पल्स को लेके जाना और उससे भी पहले इम्पल्स को जनरेट करना एक प्रॉपर रिदम में, ये कंडक्टिंग सिस्टम का फंक्शन है। ओके, सो कंडक्टिंग सिस्टम कैसे काम करता है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले कंडक्टिंग सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपका SA नोड से, साइनो एट्रियल नोड। सो साइनो एट्रियल नोड है वो आपका राइट एट्रियम में लोकेटेड है। तो ये साइनो एट्रियल नोड, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ऑटोरिथमिसिटी। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल तो उसको जाके देखिए। तो ऑटोरिथमिसिटी का मतलब होता है कि ये अपनी रिदम जनरेट करेगा। ठीक है, अपने आप डिस्चार्ज करेगा, इसे किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है। इसलिए ये प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट है। तो साइनो एट्रियल नोड जो कि राइट एट्रियम में लोकेटेड है, इसको डिस्चार्ज होना पड़ेगा। ये डिस्चार्ज होगा और इम्पल्स को सारी दूसरे पार्ट से हार्ट को वहां तक इम्पल्स को ले जाना होगा। तो साइनो एट्रियल हार्ट ने डिस्चार्ज किया, इम्पल्स जनरेट करी। अब साइनो एट्रियल नोड से इंटरनोडल पाथवेज, दीज आर द इंटरनोडल पाथवेज जो कि इम्पल्स को कहाँ लेके जाएंगे? AV नोड पर। AV नोड आपका जो इंटर आर्टरियल सेप्टम है उसके पास होता है। इंटर आर्टरियल सेप्टम के पास AV नोड होता है और AV नोड इम्पल्स को आगे भेजता है वेंट्रिकल्स की तरफ थ्रू दी हिस बंडल। तो ये आपका बंडल ऑफ हिस या फिर हिस बंडल, इसको AV बंडल भी कहते हैं। ये जो AV बंडल है ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ और एक जाएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ। जो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है वो है लेफ्ट बंडल ब्रांच और जो राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है वो है राइट बंडल ब्रांच। लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाने वाला लेफ्ट बंडल ब्रांच आगे 2 डिविजन्स में डिवाइड करता है। ठीक है, एंटीरियर वेसिकल और पोस्टीरियर वेसिकल। सो एंटीरियर पार्ट जो है एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को डीपोलराइज करेगा और पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियर पार्ट को डीपोलराइज करेगा।
राइट में ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है। उसके बाद ये सब किस में डिवाइड हो जाएंगे, परकिंजी फाइबर्स में, जो कि ईच एंड एवरी वेंट्रिकुलर मायोसाइट को डीपोलराइज करेगा। जैसे ही मसल डीपोलराइज होगी वो क्या करेगी, मैकेनिकल रिस्पॉन्स देगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये आपका कंडक्टिंग सिस्टम का एक जर्नल लेआउट था। अब हम कंडक्टिंग सिस्टम के हर पार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा एसए नोड। एसए नोड से ही कंडक्टिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, क्योंकि एसए नोड इम्पल्स को जनरेट करेगा। ये प्राइमरी पेस मेकर है हार्ट का, बिकॉज इट हैज विच प्रॉपर्टी, ऑटो रिदमिसिटी। इसका लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सुपीरियर प्रोस्टोलेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की पीछे की तरफ की वॉल पे ये लोकेटेड होता है, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। नेक्स्ट है कंडक्शन वेलोसिटी। कंडक्शन वेलोसिटी का क्या मतलब है कि कितना डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में। तो ऐसे नोड में जो इम्पल्स है वो 0.05 मीटर्स पर सेकेंड का डिस्टेंस कवर करती है, मतलब कि वो सिर्फ 0.05 मीटर इम्पल्स ट्रैवल होगी एक सेकेंड में। नेक्स्ट है एक्शन पोटेंशियल टाइप। एक्शन पोटेंशियल टाइप क्या है, स्लो टाइप है। तो ये जब मैं आपको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट समझाऊंगी तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कि एक्शन पोटेंशियल्स हार्ट में स्लो टाइप होते हैं और फास्ट टाइप होता है, दो तरीके के होते हैं। तो वो स्लो क्यों है, फास्ट क्यों है, वो हम वहां कवर करेंगे। बट क्योंकि ऐसे नोड पेस मेकर है हार्ट का, तो इसलिए एक्शन पोटेंशियल वहां पे स्लो टाइप का हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका इंटरनोडल पाथवेज। सो इंटरनोडल पाथवे मतलब दो नोड्स के बीच में जो पाथवे है, दैट इज इंटरनोडल पाथवे। सो दो नोड्स क्या है, वो एक ऐसे नोड है और एक एवी नोड है। तो ऐसे नोड से इम्पल्स लेके इंटरनोडल पाथवेज जो है वो कहाँ जा रहा है, एवी नोड पे जा रहा है। ठीक है। सो इंटरनोडल पाथवेज जो है वो कितने हैं टोटल, 3 हैं, 3 बंडल्स हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। सो एंटीरियर ट्रैक को क्या कहते हैं, ट्रैक्ट ऑफ बेकमैन। Then middle tract is called as the tract of Wenckebach, and then posterior tract is called as the tract of Thorel. Okay? जो आपका anterior tract है वो एक ब्रांच देता है लेफ्ट एट्रियम को। ओके, सो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ इस चीज को समझने के लिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। सो यहाँ पे आपका पहला क्या है, एसे नोड। ओके, दिस इज एसे नोड। ऐसे नोड से इम्पल्स को कहाँ जाना है, एवी नोड पे जाना है। बीच में क्या है, इंटरनोडल पाथवेज है। तो इस तरीके से 3 इंटरनोडल पाथवेज हैं। ये आपका एंटीरियर है, ये मिडल है और ये पोस्टीरियर है। ठीक है। सो तीनों के तीनों कहाँ जाके कन्वर्ज हो रहे हैं, दे आर मीटिंग एट एवी नोड। ओके, जो एंटीरियर ट्रैक्ट दैट इज ट्रैक्ट ऑफ बेकमैन, वो आपका कहाँ जा रहा है, एक वो ब्रांच दे रहा है, इट इज गिविंग अ ब्रांच टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। सो मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। यस, इन दिस डायग्राम यू कैन सी देयर इज एसे नोड, these are the 3 internodal pathways. This one is anterior one, this one is middle one, and this one is which one, the posterior one. ठीक है। तो जो एंटीरियर वाला है वो एक ब्रांच दे रहा है लेफ्ट एट्रियम को, जिससे लेफ्ट एट्रियम में डीपोलराइजिंग वेव जा रही है। तो ये आपके इंटरनोडल पाथवेज हो गए। उसके बाद जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो यहाँ पे कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एस एन ओ, जहाँ पे सिर्फ 0.05 मीटर पर सेकेंड थी। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो कंडक्शन फाइबर्स हैं, जिन फाइबर्स का ये ट्रैक्ट बने हुए हैं, ये फाइबर्स जो हैं वो परकिंजी फाइबर्स की तरह है, मतलब कि लार्ज साइज में है। तो जितना ज्यादा सेल का साइज होगा, जैसे कि अगर सेल का साइज ज्यादा है, सेल के साइज ज्यादा होने की वजह से जो अंदर का जो सार्कोप्लाज्मिक रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आयंस जल्दी मूव कर पाते हैं, रैपिड मूव कर पाते हैं। इसलिए जो कंडक्शन है वो इंटरनोडल पाथवेज में फास्ट होता है। जो आसपास के सेल्स हैं एट्रियल मायोसाइट्स के, इंटरनोडल पाथवेज के अलावा जो सेल्स है एट्रियम में, वो भी
इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, पर उनकी स्पीड बहुत कम होती है, 0.3 मीटर पर सेकेंड के अराउंड होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उनके पास उनके फाइबर्स इतने लार्ज नहीं होते हैं, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कंडक्शन यहाँ पे रैपिड क्यों है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एवी नोड। सो एवी नोड लोकेटेड कहाँ पर होता है? राइट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम। एक्शन पोटेंशियल टाइप क्या है यहाँ पे? स्लो रिस्पॉन्स टाइप। सो एवी नोड क्या होता है? एक तरीके से दिस इज अ सेकेंडरी पेसमेकर या लेटेंट पेसमेकर इसे कहते हैं। वो सब जो है वो जब मैं आपको कंडक्शन डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ पे मेंशन करूंगी कि एवी नोड का क्या रोल होता है। अभी यहाँ पे आप इतना जानिए कि जो पेसमेकर सेल्स होते हैं उनके पास स्लो रिस्पॉन्स टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है। एवी नोड की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये इम्पल्स को सिर्फ एट्रिया से वेंट्रिकल में कंडक्ट करता है, कभी भी इम्पल्स को वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाने देता है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवी नोड कि वो इम्पल्स को सिर्फ एट्रियम से वेंट्रिकल में ही जाने दे रहा है, वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं। तो इस प्रॉपर्टी का क्या सिग्निफिकेंस है? जब हम कंडक्शन डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस चीज को देख लेंगे, तो तब तक आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। देन जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो कितनी है एवी नोड में? 0.05 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन कंडक्शन वेलोसिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो ये कंडक्शन वेलोसिटी क्यों कम हुई है और इसके कम होने से क्या इफेक्ट हुआ है हम वो देखेंगे। तो इसके कम होने की वजह से क्या हो गया है? एवी नोडल डिले हो गया है, मतलब इम्पल्स का क्या हो गया? डिले हो गया, उसके ट्रांसमिशन में देरी हो गई है। और वो किसकी वजह से हुआ है? एवी नोड की वजह से हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं एवी नोडल डिले। तो एवी नोडल डिले क्यों हो रहा है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो एवी नोडल डिले इज बेसिकली व्हाई इट इज हैपनिंग। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि एवी नोडल डिले कितनी देर का हुआ है। सो यहाँ पे आप देखिए कि ये है ऐसे नोड, ठीक है। ऐसे नोड से इम्पल्स कौन लेके जा रहा है? 3 इंटरनोडल पाथवेज लेके जा रहे हैं। सो सपोज ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट करी थी 0 सेकेंड पे। तो 0 सेकेंड पे इम्पल्स जनरेट करी और वहां से इंटरनोडल पाथवेज इम्पल्स को लेके जाने लगे। तो इंटरनोडल पाथवेज इम्पल्स को फास्ट रेट पे लेके जाते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखेंगे कि जो इम्पल्स है वो यहाँ पे सिर्फ 0 सेकेंड पे ही पहुंच गई है, मतलब जनरेट होते ही, और यहाँ पे कितनी देर में पहुंच गई है? 0.03 सेकेंड्स में पहुंच गई है। तो यहाँ पे इम्पल्स एवी नोड पे कितनी देर में पहुंच गई है? 0.03। ओके, सिर्फ 0 सेकेंड पे जनरेट हुई थी और 0.03 सेकेंड्स पे ही यहाँ पे पहुंच गई है एवी नोड पर एवी नोड से वेंट्रिकल में जाने पे यहाँ पे कितना टाइम लग गया है? यहाँ पे ये जो टाइम हो गया है ये 0.16 सेकेंड्स है, मतलब कि यहाँ पे कितना डिले हुआ है? अराउंड 0.13 सेकेंड्स का यहाँ पे डिले हुआ है। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा डिले हो गया है। इम्पल्स को 0.1 से लेके 0.13 सेकेंड का डिले जो है एवी नोड पर हुआ है। ओके, इसलिए इसे बोलते हैं एवी नोडल डिले। आफ्टर दिस आप देखेंगे कि एवी नोडल डिले के बाद इम्पल्स को कहीं पे भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा है। यहाँ पे वो 0.16 सेकेंड में पहुंची है। यहाँ पे हार्ट के जो आपका अपेक्स है वहां पे 0.17 सेकेंड पे पहुंची है। फिर बाकी पार्ट्स में भी वो ज्यादा टाइम उसको नहीं लगा है पहुंचने में। और अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे जब मैंने आपको पहले एक पॉइंट बोला था कि जो आपके इंटरनोडल पाथवेज हैं ये इम्पल्स फास्ट कंडक्ट करते हैं 1 मीटर पर सेकेंड के रेट से, जो दूसरे एट्रियल मायोसाइट्स है वो स्लो कंडक्ट करते हैं। इसलिए जो दूसरी पार्ट से वहां पे इम्पल्स थोड़ी सी बाद में पहुंच रही है, लेकिन एवी नोड तक जो इम्पल्स लेके जा रहे हैं, वो ट्रैक्स लेके जा रहे हैं, तो वो रैपिड है, वो 0.03 सेकेंड्स में ही पहुंच गया है। लेकिन एवी नोडल डिले में देयर इज डिले ऑफ 0.13 सेकेंड्स का डिले हुआ है। तो ये डिले क्यों हुआ है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सो व्हाई दिस डिले? इस डिले से क्या हो रहा है? दिस डिले अलाउ द एट्रिया टू कंप्लीट इट्स कॉन्ट्रैक्शन अहेड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब एट्रिया डीपोलराइज हुआ तो एट्रिया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब एट्रिया डीपोलराइज कर रहा है उसके
अराउंड 0.13 सेकेंड के बाद ही इम्पल्स जो है वेंट्रिकल में जाएगी और फिर वो वेंट्रिकल में फैलेगी और फिर वेंट्रिकल डीपोलराइज करेगा। इसका मतलब एट्रिया डीपोलराइज हो जाएगा, एट्रिया डीपोलराइज होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, फिर वेंट्रिकल अपना कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। सो आप इसे ऐसे समझिए कि इम्पल्स आया, इम्पल्स पूरे में फैला एट्रियम में, डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जो अभी भी इम्पल्स यहीं पर है और फिर इम्पल्स 0.13 सेकेंड के बाद यहाँ पहुंचेगी, इम्पल्स सारे में फैलेंगी, तब तक एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए एवी नोडल डिले होता है ताकि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले कंप्लीट हो जाए। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें पता है जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है, जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो आपकी दो तरीके से होती है, एक होती है पैसिव फिलिंग और एक होती है एक्टिव फिलिंग। एक्टिव फिलिंग क्यों होती है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब एट्रियम सिस्टोल होता है उस टाइम पे एक्टिव फिलिंग होती है, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके जो इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में डालता है। तो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में कब जाएगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, और वेंट्रिकल रिलैक्स कब होगा, जब उस पर डीपोलराइजेशन वेव स्प्रेड नहीं होगी। सो इसलिए जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है वो 0.1 सेकेंड का टाइम गैप रखती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में, ताकि एट्रिया डीपोलराइज हो जाए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर ले, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे तो जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में जा सके, क्योंकि वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्स्ड है, और वो रिलैक्स क्यों है, क्योंकि एवी नोडल डिले हो रहा है, इसलिए देयर इज अ गैप, there is a delay between the atrial depolarization and ventricular depolarization. So this should be clear to you. Now मैकेनिज्म क्या है एवी नोडल डिले होने का, मैकेनिज्म ये है कि जो एवी नोडल के सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो जितना छोटा सेल होगा उतना स्मॉल उसका डायमीटर होगा और उतना ज़्यादा उसमें हायर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। देन स्लो रिस्पॉन्स एक्शन पोटेंशियल है, इसलिए धीरे से एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है, ये भी एक रीजन है। और फिर फ्यूअर गैप जंक्शन से, गैप जंक्शन कम होगा तो क्या होगा, इम्पल्स का ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये 3 पॉइंट्स प्लस वाई एवी नोडल डिले, कितनी देर का एवी नोडल डिले होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलरली वाइवाज में एग्जामिनर्स ये आपसे पूछते हैं और आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में भी ये पूछा जा सकता है। Then we move to the other part of the conducting system, that is a bundle of His. So bundle of His is basically continuation है किसका, AV node का, और इसकी conduction velocity कितनी होती है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब जो bundle of His है वो किस दो ब्रांचेस में डिवाइड करेगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगी और राइट बंडल ब्रांच जो कि राइट वेंट्रिकल को जाएगी। लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है एंटीरियर फेसिकल और पोस्टीरियर फेसिकल में डिवाइड होगी, ठीक है, ये मैं आपको पहली स्लाइड में बता चुकी हूँ। देन परकेंजी फाइबर्स, परकेंजी फाइबर्स जो आपके राइट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है, वो फाइनली परकेंजी फाइबर्स फाइन फाइबर्स में डिवाइड करेंगे और ये फाइबर हर कार्डिक मायोसाइट को इनोवेट करेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंडक्शन वेलोसिटी है परकेंजी फाइबर्स में वो सबसे ज़्यादा है, वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। और वो क्यों है, बिकॉज Purkinje fibers are the largest cells in the heart. तो जितना ज़्यादा सेल बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसका डायमीटर होगा और उतना कम उसके अंदर का रेजिस्टेंस होगा। देन गैप जंक्शंस भी क्या है इसके पास, बहुत सारे हैं। तो अगेन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कंडक्शन क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। तो वेंट्रिकल में जो कंडक्शन है वो बहुत रैपिड होता है डीपोलराइजेशन का एज कम्पेयर टू एट्रियम। देन जो एक्शन पोटेंशियल है वो यहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स एक्शन पोटेंशियल है। तो देन ये जो टेबल है ये मैंने गैनॉन से लिया है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में आपको हर पार्ट का कंडक्शन रेट बताया गया है, तो आप इसे याद रखें। देन
अब हम देखेंगे कि एक्साइटेशन एग्जैक्टली कैसे स्प्रेड हो रही है और क्या पैटर्न है डीपोलराइजेशन का और रीपोलराइजेशन का। तो ऐसे नोड से इम्पल्स क्या हुई, जनरेट हुई। इम्पल्स देन इंटरनोडल पाथवे से एबी नोड में आ गई। ओके, देन हिस बंडल से ये कहाँ जाएगी, लेफ्ट बंडल ब्रांच में। सबसे पहले इम्पल्स जाती है लेफ्ट बंडल ब्रांच में। ओके, देन इम्पल्स जो है वो थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू पास होके आपका राइट बंडल ब्रांच में जाती है। तो ये पॉइंट याद रखने वाला होता है। और उसके बाद दोनों बंडल्स में ये कहाँ जाती है, ये यहाँ पे हार्ट का क्या होता है, बेस होता है, एंड दिस इज द अपेक्स ऑफ द हार्ट। तो देन ये कहाँ जाती है, टूवर्ड्स द अपेक्स जाती है। और आफ्टर गोइंग टू अपेक्स इम्पल्स कहाँ जाएगी आपकी डीपोलराइजेशन की, अपेक्स टू बेस जाएगी। डीपोलराइजेशन आपका कैसे जाता है, अपेक्स टू बेस जाता है। ओके, सो इंटरनोडल पाथवे से एवी नोड में आया, एवी नोड से वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आते ही लेफ्ट बंडल ब्रांच में गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच से वो पास होके अक्रॉस द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम राइट बंडल ब्रांच में जाएगा। फिर ये इम्पल्स आपकी अपेक्स की तरफ जाएगी और अपेक्स से ये फिर बेस के सेल्स की तरफ जाएगी। तो अपेक्स टू बेस इज अ पैटर्न ऑफ डीपोलराइजेशन। देन अनदर थिंग इज दैट जो डीपोलराइजेशन है वो कहाँ से कहाँ होता है आपका, एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम, मतलब हार्ट की सबसे इनर लेयर से सबसे बाहर वाली लेयर की तरफ होता है। ओके, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये नीट पीजी में रिपीटेडली पूछा जाता है। देन सो डीपोलराइजेशन कहाँ से कहाँ है, एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम। ओके, एंड जो डीपोलराइजेशन है वो अपोजिट है, एपिकार्डियम टू एंडोकार्डियम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन द लास्ट पार्ट ऑफ द हार्ट टू बी डीपोलराइज्ड आर द posterior basal portion of the left ventricle, the pulmonary conus, and uppermost portion of the septum. Okay, remember it. It is again very very important point for the purpose of the NEET PG. Then this is an assignment for you, a small homework for you. You have to write in the comment section what is the fastest conducting part in the heart based on the table I have shown you in the slide, and what is the reason. I have also mentioned it in the वीडियो। तो आपको फास्टेस्ट कंडक्टिंग पार्ट के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना है और उसका रीजन क्या है ये भी लिख के देना है। स्लोएस्ट कंडक्टिंग पार्ट क्या है हार्ट का और उसका क्या रीजन है ये भी देना है। ये दोनों बातें भी मैंने आपको वीडियो में बताई हैं। सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये रेफरेंसेस हैं कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी की, आप इन्हें रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें अपने आंसर्स। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं और सब्सक्राइब करें HM लर्निंग्स को। टिल देन कीप लर्निंग।